धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है मोती दर्शन। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है मोती दर्शन। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल प्रेजेंट्स विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है सूरत की जानी मानी एक्ट्रेस એટલે કે आर्टिस्ट और वो कलाकार भी है, डॉक्टर भी है, ऐसी डॉक्टर हेमा शुक्ला जी। हेमा जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस शो में। सबसे पहले हेमा जी का हम विश्व महिला दिन की शुभकामना देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आपको डी खुशालभाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से आपको विश्व महिला दिन की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो हेमा जी से बात करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हेमा जी इतनी ब्यूटीफुल, सुंदर है और जिस तरह से वो कलाकार भी है, बट उससे पहले उनकी लाइफ जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। वो डॉक्टर थी और वहाँ से अभी वो एक फेमस आर्टिस्ट है, फेमस कलाकार है। तो वो कैसे कलाकार बनी वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हेमा जी, आपका फिर से स्वागत है। और जिस तरह से आपने कहा था कि आप एक डॉक्टर थी और अभी आप कलाकार हैं, तो आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? बस जर्नी की शुरुआत तो मेरे जन्म से ही शुरू हो गई थी। मैं एक नागर कुटुंब में मेरा जन्म हुआ था, जहाँ संस्कार, कला वारसा में मिलते हैं। सब संगीत, नृत्य, नाटक सब में प्रवीण होते हैं। नागर औरतें सब में एकदम पारंगत होती है। तो गौथुती में ही संस्कार मिले, ऐसे कह सकते हैं। मेरा बर्थ जन्म बॉम्बे में हुआ था, लेकिन मैं सूरत में ही रहती हूँ और मेरे मम्मी पापा भी सूरत में ही हैं। मेरे पापा इंजीनियर थे और मम्मी पल्लवी बेन व्यास और पापा जय किशोर व्यास। पल्लवी बेन वो गाने में बहुत अच्छी थी, मेरी दादी बहुत गाने में अच्छी थी। लेकिन मेरे पापा के दादा उस समय में नाट्यशाला शुरू करने वाले ललिता शंकर, लाल शंकर, शायद उनके जीन्स मेरे और मेरे भाई में, धर्मेश व्यास मेरा भाई है, उनमें शायद वो जीन्स भी होगा। तो मेरे पापा इंजीनियर, उसके पापा डॉक्टर और उसके पापा नाट्यशाला चलाते थे। तो शायद इसकी वजह, मेरे दादा डॉक्टर थे, इसके लिए शायद मैं डॉक्टर बनी। और मेरे दादा की वजह से, दादा के पापा की वजह से मैं नाटक में मेरे को इंटरेस्ट हुआ होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। जी, तो जब पहली बार आपने शायद कोई भी, मतलब आप एक आर्टिस्ट हो ऐसा किसी ने बताया होगा, या तो आपने कहीं काम किया होगा, उसी की वजह से शायद आपको प्रेरणा भी मिली हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शुरू से ही हम लोग सूरत में जहाँ भी नाटक, डांस या संगीत का कोई भी प्रोग्राम होता था, मम्मी पापा हाथ पकड़ के लेके जाते थे। वो कोई भी हॉल में हम लोग जाके सब सुनते थे। लेकिन डांस का मुझे शौक था। गाने में मम्मी को ऐसा लगा कि मैं गाने के बजाय डांस अच्छा कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे डांस में दाखिल किया। फिर पढ़ने में मैं बहुत तेज थी, इतना आउटस्टैंडिंग करियर रहा मेरा। तो फिर हमारा लास्ट बैच 76 का है, तो फिर एसएससी में आई तो डांस छोड़ दिया मैंने कैरियर के लिए। उसमें भी मेरा डिस्टिंक्शन आया, बहुत अच्छा स्कूल में भी 1 से 10 में आई। तो उन लोगों ने तय कर दिया कि मेरा कैरियर मेडिकल में, मेडिकल में ये अच्छी रहेगी। मुझे भी शायद ठीक लगा कि हाँ बराबर है। लेकिन प्री साइंस में हमारा ऐसा हो गया 76 में कि 12वीं का और हमारा 50 सीट ही हो गया मेडिकल का। तो 50 सीट का लॉस हुआ, इसलिए मुझे मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला। फिर मैंने एफआई में एडमिशन लिया। एफआई में एडमिशन लिया तभी मालूम हुआ कि डॉक्टर बनने के लिए आयुर्वेदिक में भी डॉक्टर बन सकते हैं। तो मुझे लास्ट सीट में
जब भी 1-1.5 महीने के बाद पता चला और मैं आयुर्वेदिक कॉलेज में रेफर हुई, उसमें भी मेरी करियर आउटस्टैंडिंग थी, मैं वहाँ भी डिस्टिंक्शन लाई। और फिर 76 में जब एसएससी का 3 महीने का वैकेशन पड़ता है, तो ज्योतिबाई वैद्य सूरत के बहुत नामी प्रोफेसर, आर्टिस्ट, ड्रामा कलाकार और बड़े लेखक, उनकी लड़की मेरी फ्रेंड सोनल, हम दोनों एसएससी साथ में हुए। तो क्या 3 महीने का वैकेशन तुम लोग क्या करेगी, तू ब्यूटीफुल दिखती है, चल मैं तेरे को नाटक में ले लेता हूँ। तभी मुझे पहली बार उन्होंने नाटक में लिया और मैंने नाटक करा यात्रा। 76 से मेरी करियर, मेरे अभी 45 इयर्स हो गए ड्रामा में। और वो नाटक में मेरा एक प्ले में थोड़ा छोटा सा रोल था और वो मैंने किया तो इतना, वो एक ही डायलॉग मेरा बहुत बड़ा था, तो रंग ऊपर में मैंने बोला तो उसमें इतना वो डायलॉग बोलते बोलते मेरा आवाज़ फट गया और वहाँ से ऑडियंस में सब ऐसे हुट आउट करने लगे, थोड़ा ऐसा सब कुछ हुआ। और फिर मेरा तो शो हो गया, मैं थोड़ी बिंदास, ऐसे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था। वो शो हुआ, फिर मेरे को लगा मेरी कैरियर नाटक में मैं नहीं चल सकती, ऐसा मुझे तो लग गया और ऐसा मैंने मान भी लिया और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। तो ये वो शो कपिल देव शुक्ल, उन्होंने आषाढ़ी मृगजल के किनारे ऐसा सूरत में गुजराती नाटक किया था। हम लोग सामने थे, हमारा 3rd नंबर आया, उन लोगों का 1st नंबर आया। और वो ड्रामा देख के उसको ऐसा लगा कि ये मेरे नाटक में चल सकती है और उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मेरे नेक्स्ट ड्रामा में आप पार्ट लो। मैं बोली कि मुझे नाटक नहीं आता, तो कि आप चिंता मत करो। मैं बोला आप मेरी मम्मी से बात करो, वो बोलेगी तो मैं तो करूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नाटक में रहने की, पहले से मुझे किसी भी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, तो करूँगी। और वो नाटक मैंने, मम्मी ने बोला कि तेरा नाटक खराब कर देगी, उसको शायद नहीं आता है, तो बोला मुझ पर छोड़ दो आप। और वो नाटक मैंने किया और मेरे सामने महेश वकील, वो भी सूरत के बहुत बड़े नामी कलाकार थे। मेरा आवाज़ बहुत श्रील, इतना पतला था कि बोलते बोलते मैं बहुत ऐसा टिप में चली जाती थी। और महेश भाई का एकदम बेस का आवाज़, वो औरंगजेब बने थे, मैं उसकी सिस्टर बनी थी। और हमारे दोनों का बहुत सीन आते थे, तो वो बोले कि आप ऐसे बोलोगे तो कैसा मेरा और आपका पीछे नहीं मिलेगा। मुझे सब समझ में आता था लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर सकती थी। फिर उन्होंने बोला तो मुझे समझ में तो आया कि हाँ ये बात ये बराबर बोलते हैं, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो वो जो बेस में से अंदर से बोलते तो मुझे संगीत का ज्ञान था, इसके लिए मैंने अटेम्प्ट किया ऐसी तरह बोलने का। और कपिल और महेश भाई बोले बस ऐसे ही करो। और तब से मुझे मालूम हो गया कि मेरे को आवाज़ वॉइस को मॉड्यूलेट करना है और वो कैसे कर सकते वो कपिल ने सिखाया। और वो नाटक हमने रक्तरंगी सूर्यास्त करके करा। कभी मुंबई और सूरत गुजरात की कंपटीशन साथ में होती थी, तो सब बड़े बड़े बॉम्बे के कलाकार भी आते थे। और मुझे कहने में बहुत फ़क्र हो रहा है क्योंकि उसमें मेरे को स्टेट लेवल गुजरात संगीत नृत्य नाट्य अकादमी का स्टेट लेवल का एक्टिंग प्राइज़ पहली दफ़ा मिला। उसमें मेरे साथ परेश रावल, अरुंधति नाग, पा में जो अमिताभ की दादी का रोल करती थी, तो चित्रा व्यास, मैं और सूरत का रूपिन पच्चीकर, ये सबको एक्टिंग प्राइज साथ में मिला था। क्या बात है। और वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बाद में कपिल जी भी तो आपको मिले। वो तो सब अलग बात है, लेकिन एक्टिंग की कैरियर की शुरुआत वहाँ से हुई। बाद में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैंने एकेडमी में 17 प्राइज लिए, जो अब तक का रिकॉर्ड है, किसी ने तोड़ा नहीं है। हाँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी 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 तो कपिल जी आपको जिस तरह से मिले वो भी तो आप बताइए, क्योंकि वो भी एक लाइफ जर्नी की एक बात ही है। अरे वो तो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। जी जी बताइए। वो मैं बोली कि 70 वो नाटक देख के मैंने नाटक में कपिल ने लिया, लेकिन हमारा ट्यूनिंग बहुत पहले से अच्छा था। हमारे दोनों के फैमिली एक दूसरे को पहचानते थे जी। मेरी सिस्टर थी वो कपिल की फ्रेंड जी,
और मैं उसके साथ में सब जगह जाती थी। तो पहले से मेरा और कपिल का ट्यूनिंग है, मेरे घर वाले सब नाटक देखने जाते थे या कोई भी प्रोग्राम में जाता था तो मैं कपिल क्या बोलता है, आज म्यूजिक का है, कल नाटक का है, आज म्यूजिक वाला प्रोग्राम मेरे साथ देखने आओ, कल वो नाटक देखने हम जाएंगे। तो मेरे घर से भी सबको ऐसा लगता था कि ये हम भी वहाँ जा रहे हैं तो वो हमारे साथ क्यों नहीं रहे, दूसरा प्रोग्राम देखने क्यों जा रही है। लेकिन पहले से अच्छा हमको लगता था उसका। और मेरा नाटक राइवलरी बोलते हैं, लेकिन हम लोग, मैं उसके नाटक की प्रैक्टिस में भी जाती थी। पहले से हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था। फिर सूरत से शहर में सब बातें करने लगे कि ये दोनों का कुछ है। तभी भी हमारा दोनों का ऐसा कुछ नहीं था, फ्रेंड थे, दूसरा कुछ नहीं था। लेकिन सबको ऐसा कहना, ये लोग घूमते हैं, सब नाटक के सर्कल में बात करने लगे थे। लेकिन फिर उसने क्या, हमारे लोगों का 9 साल का डिफरेंस है, तो उसने, उसकी मम्मी बोली कि अब शादी कर लो। तो वो बोले कि नहीं, मुझे मेरी चॉइस की लड़की मिलेगी तो ही करूँगी। फिर वो अनुष्ठान करते थे, तो उसने बोला कि मुझे अच्छी लड़की मिले। तभी सब अनुष्ठान मीन्स 4 महीने कुछ खाते नहीं है, वो उपवास का ऐसा हो। तो हम लोग दशहरा के दिन उसका पूरा हुआ, सब नाटक करके रिहर्सल करके रिटर्न होते थे। तो सब एक एक करके चले गए, सबको कपिल बोला आप खाने चले, कोई नहीं आया। हम दोनों साइकिल पे, अलग अलग साइकिल के, तो चलो मैसूर में खाने जाते हैं। और हम लोग मैसूर में खाने जा रहे, तो वो ऐसा सब बोलते ऐसा हो नहीं सकता। मैंने ऐसा ही बोला, क्यों नहीं हो सकता, इतना ही बोला। फिर हमने किसी एक दूसरे को कुछ कहा नहीं। 5 दिन ऐसे ही बीत गए और फिर पहली दफ़ा चंदी पड़वा में पूरे सूरत में घूमे। और बाद में मेरे घर में तो किसी को पता नहीं था, बाहर से सब बात आई तो मेरी मम्मी बोली कि ये सब क्या है। तभी मैं फर्स्ट ईयर में थी मेडिकल कॉलेज में, आयुर्वेदिक में। मैं बोली कि जो है ये है, आप लोग को ना बोले तो लास्ट ईयर के दूसरे दिन में शादी करती हूँ। ऐसा मैंने बोल दिया था। तो मेरे मम्मी पापा सब एकदम, मेरे पापा बोलते ये बहुत जिद्दी है, जो करने वाली है करेगी। और कपिल तब जीवन भारती में काम करता, तो मैं डॉक्टर बनने वाली थी। तो वो लोगों को लगा कि ये कैसे होगा, और मैंने तो ऐसा बोल दिया कि मैं तो करने वाली हूँ और मैं करूँगी, ऐसा बोल दिया। तब तक कोई बात भी मत करना। और फिर वो लोग को, वो फैमिली बहुत अच्छा था, सबको पहचानते थे। तो फर्स्ट ईयर में हमारा घूमने फिरने के बाद, सेकेंड ईयर में विवाह हुआ और लास्ट ईयर में शादी हुई। और शादी के बाद मेरा डिस्टिंक्शन आया। क्या बात है। मतलब जो आपकी लाइफ जर्नी थी, मतलब एक आर्टिस्ट बनने के साथ साथ में आपको एक पूरा साथ देने वाले भी आपको मिल गए। आपके मतलब जो परिवार आपका बनना चाहिए था वो इसी में बन गया साथ में, ऐसा हम बोल सकते हैं जी। तो बहुत अच्छी आपकी लाइफ जर्नी आपने हमारे साथ शेयर की। आप डॉक्टर थी, एक आर्टिस्ट थे और काफ़ी सारे आपको अवार्ड्स भी मिले हैं। आपको किसी की प्रेरणा से आप मतलब यहाँ पे आपने बोला कि पूरा परिवार इसमें है, पूरा परिवार ही पूरा मतलब ये फील्ड में है, तो उसी की प्रेरणा से आप गए होंगे। लेकिन कपिल जी आपको मिले थे, यही बोल सकते प्रेरणा तो मैं ऐसा नहीं बोल सकते किसी की प्रेरणा से। मैं नाटक में एक बार दाखिल हुई, मुझे इंटरेस्ट पड़ा और मेरे साथ जो मेरा वो फिल्म में आता है ना कि मेरा जो अच्छा दोस्त है वही वो बन सकता है। वो इतना अच्छा सब करता था एक्टिविटी, तो मुझे इंटरेस्ट पड़ा। और मेरी जर्नी हमारी दोनों की इतनी साथ में अच्छी चली कि इसकी वजह, कपिल की वजह से ही मैं नाटक में थी। लेकिन मुझे भी इंटरेस्ट पड़ा और उसे जर्नी आगे चली। जी मैम, तो आपने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी लिए हैं, तो ऐसा एक्सक्लूसिव अवार्ड आपको कौन सा मिला है? जिस तरह से आपने बोला कि फर्स्ट मुझे इतने 17 मिले से अवार्ड, तो अभी तक की आपकी 45 इयर्स की जर्नी में आपको अचीवमेंट जो मिली है वो भी बताइए। नहीं, मेरी अचीवमेंट तो ऐसे आप सबको मालूम होगी, सूरत में तो मालूम है, गुजरात में भी मालूम है। लेकिन गुजरात गौरव पुरस्कार मुझे मिला 15-16 में। फिर सूरत में बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस का एक्टिंग प्राइज शुरू हुआ, उसमें शुरुआत मैंने की थी रतन लाल की अम्मा नाटक में। मेरे से ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड शुरू हुआ। कॉरपोरेशन में तो अनगिनत अवार्ड मिले हैं मुझे सूरत कॉरपोरेशन में। लेकिन एकेडमी, गुजरात राज्य संगीत नृत्य नाटक एकेडमी में 17 टाइम्स
अभी तक तो रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड कभी भी टूटेगा ऐसा नहीं है कि नहीं टूटेगा, लेकिन वो मुझे बहुत अचीवमेंट लगती है। इसकी वजह से ही मुझे गौरव पुरस्कार मिला और मेरा सम्मान भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बार हुआ है और ऐसा चलता रहता है। हम लोगों ने HK आर्ट्स नाम की हमारी नाट्य संस्था है, इसमें सतत कांस्टेंट 5 टाइम्स हम लोग स्टेट एकेडमी विनर्स है। उसका भी किसी को रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा है। बीच में 1 साल दूसरे को मिल गया है क्योंकि हमको इतने साल मिला था, फिर वापस 2 बार हमको मिला। और गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें नरेंद्र मोदी साहब और आनंदीबेन सबके प्रोग्राम हमने 20-25 बार किए, वो भी रिकॉर्ड है। और उसका सब प्रोडक्शन गवर्नमेंट करते हैं, लेकिन उसका हम लोग सब अरेंजमेंट से ड्रामा डायरेक्शन सब हम लोग करते हैं। उसका मुझे बहुत गौरव है जी। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो बात आज आपने कही है वो शायद कई लोगों को ना भी पता हो। हाँ जी, हाँ जी। तो आज हमारे चैनल के माध्यम से के द्वारा डॉक्टर हेमा शुक्ल क्या है, आर्टिस्ट है, डॉक्टर है और साथ में इतने सारी अचीवमेंट उन्होंने की है, इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं। और जो लाइफ जर्नी की बात है कि जो भी इंसान लॉन्ग टाइम तक जो जर्नी करता है उस कहीं ना कहीं वो सक्सेस होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो आज ये हमारा शो है कि एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, और हमारे साथ ही डॉक्टर हेमा शुक्ल। तो हेमा जी, लास्ट में हाँ एक बार आपको पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने सब कुछ बता ही दिया है कि फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा था, बट फैमिली का सपोर्ट वो इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको कैसे रहा? क्योंकि अभी तक ही आप वर्क तो कर ही रही है, भले ही एज मायने नहीं रखती है, लेकिन अभी भी आप कहीं ना कहीं हाँ, अभी ही ड्रामा किया हमने जी, अभी भी कहीं ना कहीं तो आप दिखती है। तो फैमिली सपोर्ट आपको कैसा रहा? फैमिली में तो फैमिली का पूरा सपोर्ट मेरी मम्मी पापा की तरफ से, मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा कपिल देव शुक्ला जी। और इसकी मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ मेरे 3 बच्चे, त्विषा, दैवी और तथागत जी। त्विषा भी एकेडमी में बहुत प्राइज लेके गई है, दैवी अभी अमेरिका में है, लेकिन वो भी सबसे छोटी कलाकार एकेडमी विनर गुजरात राज्य एकेडमी में उसको उल्का में मिला था। और मेरा लड़का तथागत यूट्यूबर है, वो इंडिया में 1 से 5 में बिलोंग करता है, वो भी बहुत अच्छा, वो इंजीनियर है लेकिन उसको इसमें इंटरेस्ट है, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो तीनों हमारी लाइन में भी है, ऐसा बोल सकते हैं। वो मेरी बड़ी लड़की तो अभी ड्रामा का एजुकेशन ले रही है, एमए होके भी वो डांस में भी एमए है, नाटक कर रही है, संगीत में भी विशारद है त्विषा, और वो अभी स्कोपा में एजुकेशन ले रही है ड्रामेटिक्स में। और लड़की मेरी दैवी है अमेरिका में, वो इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर, मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन वहाँ कथक सीखती है और वो बहुत अच्छा पेंटिंग और सब करती है, और अभी भी वहाँ ड्रामा करने की कोशिश करती है। और तथागत तो हम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उसको सब मीडिया वाले जानते हैं जी, जी, जी। तो उनका भी सपोर्ट है। और तथागत जो छोटी छोटी वाइन बनाता है, वो वाइन मीन्स शॉर्ट फिल्म जी। तो घर में मैं हूँ तो वो मुझे लेता है हम लोग भी वो भी वो करते हैं, और नाटक भी अभी तक करते हैं। क्या बात है। मतलब आपने जिस तरह से कहा कि पूरा परिवार इस फील्ड में है और पूरा परिवार आपको कहीं ना कहीं आपको शामिल भी करते हैं। परिवार मेरी ग्रैंड डॉटर भी करती है, नव्या नंदी है, वो भी करती है, सब अच्छा लगता है। सबको आपने ऐसे आशीर्वाद दिए कि आपके जैसे ही सब लोग बने। और कपिल देव जी का नाम भी बहुत फेमस है सूरत में, वो भी, क्योंकि उनको कोई नहीं जानता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और विदाउट हिम आई एम नथिंग। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हेमा जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से आपने आपकी लाइफ जर्नी बताई। आज हमारा ये शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, और काफ़ी महिलाएं मोटिवेट भी हुई होगी आपसे जान के, क्योंकि एज कोई भी मायने नहीं रखता है। आप जो करना चाहते हैं, अगर एक लक्ष्य के साथ अगर आप करते हैं तो ज़रूर वो पूरा होता है। तो मैं एक लाइन और बोलना चाहूँगी कि किसी भी स्त्री के लिए हर रिश्ते से बड़ा है उसका आत्मसम्मान। और हमारा ये शो है, तो हमारे वुमेन्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस इतना ही मैसेज देना चाहती हूँ कि पढ़ो लिखो, और हाउ टू अप्लाई आर्ट बहुत
मायने रखती है। मेरे यहाँ 80 में एक चोरी हुई थी। हमारा लोग 2 दिन के बाद एकेडमी का शो था और सब ले गए थे। तभी मेरे को इतना डिप्रेशन आ गया था, मेरा ब्लड प्रेशर हाई लो होता था। तभी सब लड़के ने बोल दिया, हमारी टीम ने, कि अभी हम लोग नाटक नहीं करते हैं। एक दिन हुआ, बाद में मुझे लगा कि नहीं चलो सब करते हैं, और हमने नाटक किया। वो स्टेज में फर्स्ट आया। तो आर्ट आपको बाहर निकलने में मदद करता है। मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, तो एक्सीडेंट हुआ मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने मेरा क्लिनिक क्यों बंद किया कि मेरे को स्पाइन में इंजरी हुई थी और इसके लिए मैं 2 साल तक लेटे ही रहना पड़ा था। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। बाद में मेरा बॉडी भी बढ़ गया, सब हुआ था। लेकिन जो भी काम मैं नाटक किया तो इसमें से मैं बाहर आ गई। तो मैं सबको क्या बोलती हूँ कि एक आर्ट अपनी लाइफ में रखो। संगीत, नृत्य, नाटक, गाना सुनना भी एक आर्ट है। अच्छा सुनो, अच्छा पिक्चर देखो। मैं दररोज का एक पिक्चर देखती हूँ, मुझे बहुत शौक है। इसमें क्या है कि अच्छी एक्टिंग में पकड़ लेती हूँ कि ये क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो भी ज़रूरी है। और आज ही मैंने एक अखबार में पढ़ा कि एक लड़की बीमार थी और उसकी माँ सोशियो सर्कल से सिविल हॉस्पिटल उसको कर्फ्यू की वजह से, ये कोरोना की वजह से उसको पकड़ के ले गया। वो लड़की मर गई। अभी सब औरतें पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन उसको एप्लीकेशन के भाई 104 है, 100 नंबर है पुलिस का, 108 है, 108 को वो कहाँ से भी बाजू में से उसके पड़ोसी को बोल के फ़ोन करके उसको भी बुला सकती थी। तो वो लड़की बच जाती। तो मैं पढ़ी लिखी औरत नहीं हो तो उसको ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज के ये मैं कर सकती हूँ, ऐसा भी थोड़ा फन हो। किसी को कुछ ऐसा नहीं कि संगीत नृत्य कोई सीवण में अच्छी हो, कोई ऐसा जो और जिससे कमाई हो वो आत्मनिर्भर बने, ऐसा बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि आज का जो जनरेशन है उसके लिए आत्मनिर्भर बनना और मोबाइल फ़ोन तो सभी के पास होता है। अभी वो काम वाली हमारी होती है, उसके पास भी मोबाइल होता है। तो ये बहुत बुरा है। मतलब जो अवेयरनेस भी होनी चाहिए वो अवेयरनेस नहीं है। तो मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज भी सबको होना चाहिए। बहुत अच्छी आपने बात कही है हमारे शो के द्वारा। तो हेमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही हम मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। जरूर। एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड, आप फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, वेबसाइट पे हमारे साथ जुड़े रहिए। और नेक्स्ट एपिसोड में कौन आ रहा है वो देखते रहिए। थैंक यू।